हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। तो उससे होगा क्या ना कि जैसे ही हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई भी रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, जैसे वो अपलोड होगी ना, तो उसके नोटिफिकेशन, उसकी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो बस एक काम करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके क्लिक करें उसके ऊपर, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें देते हैं कहानी को शुरुआत। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। क्या लेके आ गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा नाम वैसा काम, तो एग्जैक्टली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेके चलते हैं आपको उसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ वाला पॉइंट नजर आ रहा है? यस सर, ये रहा अपने पास ओ वाला पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, इस पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो मैं एक काम करूंगा, यहां पे जरा गौर करते हुए चलना। मेरा जो कंडक्टिंग पार्ट है ना, वो कितना है, जरा उस पर फोकस करना। पहले इसको मैं हल्का सा बोल्ड कर देता हूं आप लोग के लिए। मैं इसको हल्का सा क्या है, बोल्ड कर देता हूं आप लोग के लिए। ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर एक ये वाला पाथ हो जाएगा, फिर एक ये वाला पाथ हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं सर? आर्मेचर ही है, कर्वेचर ही है, और उसमें ये रहेगा तुम्हारे पास में करंट जो कि इस तरफ फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद ये रहेगा करंट ऐसे आ रहे हैं। उसके बाद ये रहेगा करंट जो कि इस तरफ जा रहे हैं, और फिर ये रहेगा करंट जो कि ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस पाथ में कुछ इस हिसाब से करंट अपने पास फ्लो कर रहा है। अब यहां बनता क्या है कि आप इसकी एक बार ना नंबरिंग कर दें। ये नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ना अपनी हैबिट में डाल लो यार। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नंबरिंग करने वाली की चीज को अपने हैबिट में डाल लो। कैसे करेंगे सर? देखें, इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर, इसको बोल देंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द कंडक्टर, इसको बोल देंगे थर्ड पार्ट ऑफ द कंडक्टर, और इसको बोल देंगे फोर्थ पार्ट ऑफ द कंडक्टर। चलेगा आपको? अब आपको निकालना है ओ वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। मैंने क्या सिखा के रखा है आपको कि अगर ऐसा होता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लाइन ऑफ एक्शन पर अगर कोई कंसर्न्ड पॉइंट आ जाए, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पार्ट की वजह से उस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। क्या बोला मैंने? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लाइन ऑफ एक्शन पे कोई पॉइंट अगर आ गया, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, थर्ड वाले की वजह से प्रोड्यूस होगी, फर्स्ट वाले की वजह से प्रोड्यूस होगी, लेकिन फोर्थ वाले की वजह से प्रोड्यूस नहीं होगी, सेकेंड वाले की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि B2 है ना, B2 था ना, वो B2 और B4 इज इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है? बिकॉज पॉइंट O लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, लाइज ऑन देयर लाइन ऑफ एक्शन। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? लाइज ऑन देयर लाइन ऑफ एक्शन, देयर मतलब सेकेंड और फोर्थ वाले के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहे हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा सर? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B सबस्क्रिप्ट T का मतलब होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की वजह से होगी, और किसकी वजह से होगी सर? थर्ड वाले की वजह से होगी। ठीक है, फर्स्ट वाले की वजह से होगी और थर्ड वाले की वजह से होगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ये वाला फंडा भी आप लोग को समझ में आ गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो फर्स्ट वाले की वजह से होगी और थर्ड वाले की वजह से होगी। अब जरा एक बहुत ही शानदार बात पे गौर करेंगे आप। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आप मुझे खुद ही बताएं कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों में से किसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग होगी? सोच के बताओ मुझे कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला किसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शानदार होगी? आंसर दिया कमेंट सेक्शन में। अब जरा गौर करना भाई, देखो
सही बात है। जो थर्ड वाला है ना वो पॉइंट ओ के ज़्यादा करीब है, और जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो पॉइंट ओ से थोड़ा दूर है। तो अगर दूरियां बढ़ जाती हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे B1 जो है ना, यहाँ पे B1 जो है वो कम होगा एज वेन कंपेयर टू B3। ये वाला फंडा आपको समझ में आ गया? यस सर, कंप्लीटली समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा ना डायरेक्शन के बारे में सोचना। सुनना, ये जो B1 है मतलब जो पहला वाला है, ठीक है, उसमें क्लॉकवाइज करंट है। तो क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या होता है? साउथ पोल का इंडक्शन। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाऊं, क्लॉकवाइज करंट अगर होता है तो मैंने करवाया था कि साउथ पोल का इंडक्शन होगा। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है, कैसा होता है? अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो यहां पे होता है नॉर्थ पोल का इंडक्शन। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया? तो क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ पोल का इंडक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ पोल का इंडक्शन। एक और चीज, अगर साउथ पोल का इंडक्शन है तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर जा रही है। अगर नॉर्थ पोल का इंडक्शन है तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। इसे कहा जाता है क्लॉक फेस रूल। ये बेसिकली जो पूरा फंडा है ना वो निकाला गया है फ्रॉम क्लॉक फेस रूल इटसेल्फ। ठीक है, यस सर। अब जरा गौर करें अच्छे से भाई, B1 ये रहा, तो उसके वजह से क्लॉकवाइज करंट है तो अंदर मतलब साउथ पोल इंड्यूस होगा, मतलब अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्रॉस हो जाएगा। और B3 क्या है? B3 तुम्हारे पास होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे नॉर्थ पोल मतलब डॉट। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को अच्छे से भाई, B1 का मतलब अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, B3 का मतलब बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड। और भाई साहब देखो, B3 बड़ा है, B1 छोटा है। B3 बड़ा है, B1 छोटा है। इसका मतलब देख क्या है? पहली बात तो एक क्रॉस है, एक डॉट है, तो मतलब एक में अंदर जा रही है फील्ड, एक में बाहर आ रही है, तो मतलब डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो माइनस तो करना पड़ेगा। भाई माइनस किस में से किसको करोगे? तो भैया बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो बड़ा वाला क्या है? B3। वही तो बताया था, बड़ा वाला कौन सा है भाई? थर्ड वाला जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो B3 में से B1 को माइनस कर देंगे। यस सर, B3 में से B1 को माइनस कर देंगे ना। व्हाट इज B3? तो भाई B3 निकालना है तो भाई देखो, सर्कुलर वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है? KI अल्फा ओवर R। ठीक है, तो KI अल्फा कितना है भाई? सुनो, थर्ड वाले के रिस्पेक्ट में चेक करो तो भी एंगल सबटेंडेड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एट द सेंटर इज अल्फा ओनली। या फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में चेक करो तो फर्स्ट वाले ने भी सेंटर पे जो एंगल मारा है वो अल्फा के बराबर ही है, तो के आई अल्फा ओवर। अच्छा, रेडियस की जब बात करेंगे ना तो मैं पहले B3 की आपसे बात कर रहा हूं, तो इसका B3 का रेडियस कितना है सर? R1 के बराबर है। कितना है सर? R1 के बराबर है। माइनस जब मैं B1 की बात करूंगा, B1 वो रहा, तो उसका रेडियस कितना है सर? R2 के बराबर है। तो KI अल्फा ओवर क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा ना वो हो जाएगा KI अल्फा 1/R1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/R2। तो 1/R1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/R2। इतनी सिंपल सी बात है। अब ना एक बात का आप जरा गौर करें, चाहो तो K खोल दो μ0/4π में, चाहो तो मत खोलो, चलेगा, तब भी चलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज जरा और समझना कि इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो आप कैसा लेंगे? डॉट लेंगे कि क्रॉस लेंगे? भाई जरा देखो, B3 में से हमने B1 को माइनस कर दिया, तो B3 किस तरह का था? B3 था डॉट नेचर का, मतलब ज्यादा फील्ड जो है वो बाहर आ रही है और कम फील्ड जो है वो अंदर जा रही है। B3 बड़ी वैल्यू है ना बेटा, हमें कैसे पता? बिकॉज सर ये वाला कंडक्टर जो थर्ड वाला है ना वो कंसर्न पॉइंट के बहुत पास है, और जो फर्स्ट वाला कंडक्टर है वो बहुत दूर है। तो मैंने क्या बोला कि भाई ज्यादा फील्ड में से कम फील्ड को माइनस करते हैं ऑब्वियसली, तो ज्यादा बाहर आ रही है, कम फील्ड अंदर जा रही है, तो इसका मतलब नेट जो बचेगा वो बाहर की तरफ ही बचेगा, तो ये अपने पास हो जाएगा बाहर की तरफ। दिस इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट आंसर। क्या आप लोग को ये वाला फंडा तरीके से समझ में आ गया? क्या आप लोग को यहां तक का फंडा तरीके से समझ में आ गया? यस सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलें बढ़िया, अब आपको लेकर के आते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन प्रोड्यूस होगा ये आप लोग को निकालना है। तो भाई जरा एक बात समझते हुए चलना, क्या करेंगे अपन इसके लिए? एक स्ट्रेट वायर है, और बोलते नहीं है लेकिन है वो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, उसके बाद करंट ऐसे घूम गया और फिर निकल गया, बस इतनी सी बात है। अब निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। चलें, ये क्लॉक फेस रूल था, वो तो आप लोगों को मैं बता ही चुका था। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देख लें कैसे करेंगे इसको। ये लिया अपन ने, और फिर कुछ इस तरह ये वाला वायर चला गया, और फिर ये वाला वायर।
आय हाय क्या बात है, एक तरफा भाई, शानदार, जबरदस्त, एक तरफा। ठीक है, देखो हुआ क्या है इसके साथ, करंट आया, यहां तक पहुंचा, करंट ऊपर चला गया, करंट घूम के आया और फिर करंट ऐसा चला गया। ठीक है, करंट घूम के आया, फिर करंट ऐसा चला गया। तो यहां से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो भी जा रहा है टिल इन्फिनिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ठीक, अब देख क्या होता है ना कि यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो आर के बराबर ही होगा रेडियस, और मुझे निकालना है इस एक सेंटर वाला पॉइंट लेना पड़ेगा अपन को इसका। तो ये अपन ने मार्क कर लिया है, चलो इसका सेंटर। ठीक है, और सेंटर वाले पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। सेंटर वाले पॉइंट पर हमें निकालना है क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो जरा गौर करते हुए चलना, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, और जो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको मैं सेकंड बोलता हूं। चलेगा आपको? जी हाँ सर, सेकंड बोल दिया। अब जरा गौर करना अच्छे से, करंट की वैल्यू कितनी है सर, करंट तो बस आई के बराबर ही फ्लो कर रहा है ना। ठीक है, तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है सर आई के बराबर, फिर यहीं से आई घूम गया, ये आई घूमते हुए आया, ये आई घूमता हुआ निकल गया। ठीक है, तो भाई एक बात समझो तुम, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो पहले वाले की वजह से प्रोड्यूस होगी और दूसरे वाले की वजह से प्रोड्यूस होगी। दोनों का वेक्टर समेशन लेना पड़ेगा, तब मिलता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन सेंटर वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब जरा गौर करना भाई, इसकी वजह से ओ वाले पॉइंट पर बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, तो बाहर आ रही है मतलब डॉट हो गया। और दूसरा वाला इसकी वजह से अगर आप गौर करें तो इसमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो नॉर्थ पोल का इंडक्शन, और नॉर्थ पोल का इंडक्शन मतलब डॉट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला भी कहां आ जाएगा, बाहर। भाई दोनों की ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो एब्सोल्युटली फिर आपको इसको प्लस ही करना पड़ेगा। अगर दोनों की ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां बचेगी, बाहर बचेगी, और आपको फिर दोनों को प्लस ही करना पड़ेगा, B1 प्लस B2, दोनों को आपको प्लस ही करना पड़ेगा, B1 प्लस B2। ठीक है, चले भैया अब कैसे करेंगे इसको प्लस, तो जरा गौर करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 प्लस B2। भाई B1 एक स्ट्रेट वायर है, तो 2KI/R ये इसका फॉर्मूला आता है, और B2 मतलब क्या है, सर्कुलर वायर है, तो KI/R। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये अपने पास कितना हो गया, 2KI/R। और जरा अल्फा के बारे में सोचना, अल्फा का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। भाई ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, 360 का एंगल बोले तो 2 पाई का एंगल, तो 2 पाई ओवर R हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है काम करेंगे 2KI/R, तो कॉमन ही निकाल लो, 2KI/R तो कॉमन ही निकाल लो, तो 1 बचेगा, और यहां से 2KI/R तो कॉमन आ गया, तो पाई बचेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो एक काम करना, म्यू नॉट बाई 4 पाई करता मैं, यहां पे 2 ने काट दिया, तो 2 पाई R, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस पाई। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन फॉर यू। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन, एक तरफा शानदार जबरदस्त। अब एक काम करो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, एक लॉन्ग वायर है, मतलब वहां पे उसकी लेंथ कितनी चली गई है, इन्फिनिटी चली गई है। ठीक है, नीचे वाले वायर की भी लेंथ उस तरफ कितनी चली गई है, इन्फिनिटी चली गई है। ठीक है, इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है सेंट्रल पॉइंट हो, जो भी आपका आंसर आ जाए वो ना, अब आपको पाई वगैरह टाइप करने में थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती है, आप तो बस लिख के बताएं मुझे, मैं समझ जाऊंगा कॉमेंट सेक्शन में आपका आंसर। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आ जाए कॉमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ अपना आंसर देना, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इस सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सवाल तो आप लोग ने सेल्फ ट्राई कर लिया होगा, बन गया होगा तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं बना तब फिर इसको मैं सॉल्व करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ वेरी लॉन्ग वायर ऑफ शेप एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे गिवन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O। और उसके बाद करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। चलें निकाल दें, यस सर निकाल देते हैं, इसका पूरा फंडा क्लियर कर देते हैं। तो पहले तो यार मैं एक काम करता हूं, सुनो ना, सुनो ना, एक सर्कल बनाओ ना। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे अपन, और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे इसमें कि
यहाँ से एक वायर आ रहा है, यहाँ से एक, हाँ ऊपर से एक वायर आ रहा है और नीचे से भी एक वायर आ रहा है। तो पहले अपन जरा इसके क्वाड्रेंट तोड़ दें एक बार इसको इत्मीनान से। बढ़िया, अरे सटीक, कलाकारी कहते हैं इसे, इसे कहते हैं बेटा कलाकारी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो वायर है वो कुछ इस तरह से इन्फिनिटी जाएगा और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से इन्फिनिटी। अब तुम बोलना मत कि सर इन्फिनिटी तो बोला ही नहीं है भाई, इन्फिनिटी नहीं बोलेगा वो बोलेगा लॉन्ग वायर है। क्या बोलेगा? वो बोलेगा लॉन्ग वायर है। तुम्हें अपनी सद्बुद्धि लगानी है और तुम्हें समझना है कि सर ने बताया था कि जब लॉन्ग वायर बोल दिया मतलब इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। चलिए सर, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अपन को ना निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, एक सेंटर वाला पॉइंट होगा वहां पे निकालना है, ठीक है। निकाल देंगे भाई। ये सब भी पूरा क्या है, ये सब तुम्हारे लिए पूरा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ताकि तुम्हारा परसेप्शन एक बार सेट हो जाए। तो आपको अब ओ वाले पॉइंट पे एक सेंट्रल पॉइंट लेते हैं अपन, चल ओ, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे निकालना है अपने को मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। अब करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो सर करंट को आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट की कोई वैल्यू यहाँ पे एज सच तो गिवन मेरे ख्याल में तो नहीं थी यार, सब कुछ वेरिएबल्स में ही यहाँ पे खेल होने वाला था। ये सर पूरा वेरिएबल्स का ही खेल था, ठीक है। रेडियस इटसेल्फ वाज आर के बराबर। तो अब एक काम करा जाए ना, अगर रेडियस आर के बराबर था तो ठीक है, यहां से लेकर के यहां, अच्छा नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो पूरा फिर एकदम ईमानदारी से करेंगे। ये लो, खुश भाई, तुम भी खुश मैं भी खुश, है ना। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया सर, इसको अपन ने बोल दिया आर के बराबर। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, जरा नामकरण किया जाए इसका जरा नामकरण किया जाए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर सर्कुलर वाला बिकम सेकंड पार्ट ऑफ द कंडक्टर, स्ट्रेट वाला बिकम्स थर्ड पार्ट ऑफ द कंडक्टर। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात पे ध्यान देना अच्छे से। तो जो फर्स्ट वाला वायर है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला वायर इस वाले पॉइंट पे इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब तुम एक काम करो ना, तुम मुझे बताते हुए चलो, B1 मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ओ वाले पॉइंट पर डॉट है कि क्रॉस है। उसके बाद B2 मतलब इस सर्कुलर पाथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है इस वाले पॉइंट पे वो डॉट है कि क्रॉस है। और जो B3 मतलब ये इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर नीचे वाला, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इस वाले पॉइंट पे डॉट है कि क्रॉस है। ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलोगे और कृपया करके टाइम स्टैम्प को मार्क कर देना, अदरवाइज मैं ढूंढता रह जाऊंगा कि ये जो आंसर दिया गया ये किस समय दिया गया है, ठीक है। तो डॉट क्रॉस जो तुम्हारा जो भी आंसर आ जाए वो कॉमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ देना, ठीक है। हो गया, चलो आ जाओ। अब जरा गौर करो बेटा, ध्यान देना। करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो अंगूठा आएगा राइट हैंड का इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जिस लिहाज से, जिस तरीके से, जिस अदा से आप अपनी चारों उंगलियां ऐसे कर्ल करेंगे, वो चारों उंगलियां जो कर्ल हो रही है ना, वो दिखा रही है अपने पास क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आया समझ? करंट अगर ऐसे गया तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी। भाई ये हाथों की रेखाओं का तुम स्क्रीनशॉट मत ले लेना, ठीक है। फिर बाद में मेरे को बता रहे हैं कि सर आपकी जो हाथों की रेखाएं हैं वो ये बता रही हैं कि आपके पास बहुत पैसे आने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में मत बताना तुम, ठीक है। तो ये B1 की जब बात की जाएगी ना भाई, तो ये B1 की वजह से ऐसे यहाँ पे ऐसे कट से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो बाहर आ गया, इसका मतलब क्या है, डॉट। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस वाले हिस्से में अगर इसको गौर फरमाया जाए तो सर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अरे यार तुम मानते तो नहीं हो, तुम मानते नहीं। देखो ऐसे आ गया, 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 अरे आय हाय हाय, क्या बात है, यही तो चाहिए था। तो ये अब ना, ये जो बनाया गया है जिस शानदार तरह से, तो ये दरअसल कैसा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल का इंडक्शन, और नॉर्थ पोल का इंडक्शन का मतलब होता है डाट, ठीक है। तो यहां पे जो B2 है ये कैसा हो जाएगा, डाट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये थर्ड वाले की बात करते हैं। तो भाई इसकी वजह से ऐसे बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा मतलब डॉट, लेकिन इसकी वजह से, अच्छा भाई यहाँ पे बहुत प्यारा खेल था, इसकी वजह से भी बाहर ही आ रहा है, तो भाई इसकी वजह से ही बाहर, अरे भाई तीनों की वजह से डॉट हो गया, बस फिर तो काम आसान हो गया। अब एक बात सुन, अगर एक की वजह से क्रॉस होता है इसका मतलब क्या, अच्छा बेटे दो की मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एक की मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो माइनस करना पड़ता जस्ट बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो। लेकिन यहां तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज सारे के सारा सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा वो निकालने के लिए क्या करोगे, पहली वाली कौन, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी वाली कौन, मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी वाली कौन, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। डॉट, इसकी भी बिंदी लगा दो, इसको भी बिंदी लगा दो,
तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उस पर भी बिंदी लग जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पक्का पूरा फंडा क्लियर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन B1 का मतलब होता है इस वाले की बात की जा रही है, ठीक है। तो भाई एक बात सुनते हुए चलो, मैंने क्या सिखाया था कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ऐसा इमेजिन किया करो कि तुम जो है ना वो स्वयं वहां पे पधार चुके हो, ठीक है। तो अगर तुम स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हो तो अब तुम्हारे लिए टॉप नॉच का एंगल तो 0 के बराबर है और बॉटम नॉच वो जो है वो जाएगा 90, तो एक एंगल 0 एक एंगल 90, तो KI/R साइन 90 प्लस साइन 0 मतलब 1 प्लस 0 मतलब 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, ये सर्कुलर वाला है, तो KI अल्फा बाई आर, एंड व्हाट इज अल्फा, सर अल्फा यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, और B3 मतलब ये वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा KI/R। उसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 90 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, तो बस 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आएगा, एक काम किया जाए ना, KI/, अरे रे बहुत शानदार चीज मेरे को नजर आ गई थी, लेकिन 2 मिनट के लिए मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि KI/R प्लस KI/R इज 2KI/R प्लस यहाँ पे KI/R इंटू पाई, KI/R इंटू क्या है बेटा, बगल में पाई है। तो एक काम करेंगे, सुनो तो मेरी बात, अरे सुनो तो, KI/R को सुनो ना, कॉमन निकाल लो, KI/R को सुनो कॉमन निकाल लो, तो ये 2 प्लस पाई बचेगा, बस काम ही समाप्त हो गया। यहाँ पे 2KI/R प्लस KI/पाई, तो KI/R को कॉमन निकाला तो 2 प्लस पाई हो जाएगा, और पाई का मतलब क्या होता है 3.14, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 प्लस पाई का मतलब 3.14, तो 5.14, तो 5.14 KI/R, जिसमें आप जानते हैं और भली भांति जानते हैं कि K जो होता है ना वो होता है μ0/4 पाई, अरे इसकी तो हल्दी मेहंदी हो गई, K क्या होता है μ0/4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये अपने पास रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, एब्सोल्युटली डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, एब्सोल्युटली कैसी है सर, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हो गया, चले क्लियरिंग दिस अप, हो गया फंडा पूरा क्लियर। चले अगले वाले पे आ जाओ, अ कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ द टाइप एज शोन इन द फिगर, ये है इसका फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एंड एट द कॉमन सेंटर ऑफ ऑल द 3 आर्क्स, ठीक है। कौन कौन से 3 आर्क्स हैं, एक तो ये वाला आर्क है, फिर एक ये वाला आर्क है, फिर एक ये वाला आर्क है। भाई ये कोई आर्क नहीं है, ठीक है, ये तो एंगल बताया गया है थीटा, तो ये 3 आर्क है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब मैं इसको जरा एक दफा बना दूंगा अच्छे से, हाँ सर बना ही देता हूँ, ठीक है, एक दफा मैं इसको बना दूं, 1 2 3, हाँ 3 ही तो है यहाँ पे, और बाकी फिर ये तो अपने पास एंगल है। चले इसको जरा बना दिया जाए ना, एक बार स्ट्रेट वायर लिया जाए, सटीक आइट सटीक, ये भी बड़ा प्यारा बन गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ओके सर। तो करंट की जो दिशा है वो जरा समझें आप, करंट ऐसे आया, ऐसे गया, एक दूसरा, और फिर तीसरा, ठीक है। तो एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, उसके बाद फिर यहीं पे समाप्ति, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट ये सब मैंने एकदम पूरी क्लियर करके रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ओ नाम दे देंगे, और कुछ नामकरण करके रखा था क्या, नहीं सर, आई करंट आ चुका था बस। अच्छा आर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात करी आपने, ये बहुत ही अच्छी बात करी आपने। तो अब जरा गौर करते हुए चलना, कैसे करेंगे अपन, सुनो, अरे सुनते हो, यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है सर, आर के बराबर है। उसके बाद सर यहां से लेकर के यहां तक ये भी कितना है सर, आर के बराबर है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर यहां से लेकर के यहां तक जब गौर फरमाया जाएगा तो ये भी आ जाएगा सर आर के बराबर। अरे उम्दा, आर आर एंड आर, ठीक है। अब जो करंट यहाँ पे आपको आता हुआ नजर आएगा ना, जरा उस पर फोकस करना प्लीज। तो करंट आया कुछ इस तरह से, आई, उसके बाद करंट ऐसा कुछ गया, आई, उसके बाद करंट ऐसा कुछ आया, आई, उसके बाद ऐसा कुछ घूमने निकल गया, आई। अरे बढ़िया, मतलब करंट के साथ साथ
ऐसे हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपको, चलें सर बढ़िया है। ठीक, अब जरा गौर करना क्या होता है ना यार, इसके वजह से देखो कंसर्न पॉइंट ओ पे आपको निकालना है फील्ड का इंडक्शन। यस सर बढ़िया बात है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सर वो एंगल थीटा बन रहा है, ये बात भी बढ़िया है सर। अब देख क्या होता है कि इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे कोई इंडक्शन नहीं है, क्यों? बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर के लाइन ऑफ एक्शन पे कंसर्न पॉइंट आ रहा है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर कोई भी इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला जरूर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसकी वजह से जीरो, क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन पे कंसर्न पॉइंट ओ आ गया। ठीक है, पर इसकी वजह से जरूर प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसकी वजह से इस पॉइंट पर इंडक्शन जीरो, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लाइन ऑफ एक्शन पे कंसर्न पॉइंट मौजूद है। ठीक है, तो अब देख क्या होता है, मैं इसमें ना नाम जो करूंगा ना, इसमें जो नामकरण करूंगा भाई, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट वाला, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, ये प्रोड्यूस करेगा, ये तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, फिर ये प्रोड्यूस करेगा, ये तो प्रोड्यूस करेगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो 1 2 3 हो चुके हैं। तो पहले एक बार जरा देख लें कि B1 का डायरेक्शन क्या है और B2 कैसा है, डॉट है कि क्रॉस है, और B3 कैसा है, डॉट है कि क्रॉस है। जरा एक बार इस पे फोकस किया जाए ना यार। तो B1 जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चीज क्या एकदम सुप्रीम तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर साउथ पोल का इंडक्शन आपको अगर लग रहा है, मतलब जरूर यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा, और क्लॉकवाइज करंट का मतलब फिर क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ठीक है, और दूसरा जो मसला होता है, वो दूसरा मसला किसके लिए होता है सर, फिर वो दूसरा मसला होता है नॉर्थ पोल के लिए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है, मान लीजिए अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जो होता है बेटा वो कहां पे आता है सर, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो नॉर्थ पोल का इंडक्शन, नॉर्थ पोल का इंडक्शन मतलब क्या हो जाएगा सर, डॉट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो ये अपने पास कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, क्लॉकवाइज है मतलब साउथ पोल का इंडक्शन मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, B2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ पोल का इंडक्शन मतलब क्या है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड, और B3 का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल का इंडक्शन मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो B1 और B3 जो है वो क्रॉस हो रहा है और B2 जो है वो डॉट हो रहा है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि B1 और B3 जो है ना, मैं ऐसा मान लेता हूं कि B1 और B3 की वैल्यू ज्यादा है और B2 की वैल्यू कम है। तो मैं बेसिकली अपन क्या माइनस तो करना ही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालने के दौरान माइनस तो करना ही है, लेकिन देख क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये वेक्टर समेशन है। तो ये B1 का इंडक्शन का वेक्टर समेशन B2 के इंडक्शन के साथ, और ये वेक्टर समेशन B3 के इंडक्शन के साथ। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाला फंड है तो पूरा क्लियर है। ठीक, अब जरा गौर करते हुए चलना, डायरेक्शंस की जरा बात कर लें तो B1 तो क्रॉस है, B2 डॉट है, लेकिन B3 तो क्रॉस है। तो भाई अपना ज्यादा कौन सा है, क्रॉस वाला, तो ये अपने पास कैसा हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पक्का सर बढ़िया। तो अब देख क्या करना पड़ेगा ना, देयरफॉर अब मेरी बात सुनते हुए चलना, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आएगा, जो दोनों सेम डायरेक्शन में है उनको प्लस कर दो, तो B1 प्लस B3, लेकिन जो B2 वाला है उसको माइनस कर दो प्लीज। ठीक है, तो क्रॉस क्रॉस और ये वाला डॉट, तो अपने पास ये क्रॉस ही आएगा। समझ गए, जो ज्यादा डोमिनेट करता है वही टोटल मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा बन जाती है। तो ये अपने पास BT मतलब टोटल फील्ड का इंडक्शन। तो B1, जब B1 की बात करेंगे मतलब इसकी बात करेंगे, तो KI एंगल कितना है, थीटा, अपॉन रेडियस कितना है सर इसका, 3R के बराबर। ओके सर, जब B3 की बात करेंगे, B3 मतलब इसकी बात करेंगे, तो KI थीटा, रेडियस कितना है सर इसका, जब B3 की बात करेंगे तो रेडियस इज बेसिकली R के बराबर, माइनस करेंगे सर B2 मतलब इसकी बात करेंगे, तो KI एंगल सर इसके लिए भी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है वो थीटा के बराबर है। इसकी दूरी कितनी है सर, 2R के बराबर। इसकी दूरी कितनी है सर, इसकी दूरी है 2R के बराबर। ठीक, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, जरा सुनते हुए चलना, KI थीटा ओवर 3R, और KI थीटा बाई आर माइनस KI थीटा बाई 2R, तो क्या हो जाएगा, KI थीटा बाई 2R, क्या हो जाएगा, KI थीटा बाई 2R। तो KI थीटा बाई आर में से इसका आधा माइनस कर देंगे तो आधा ही ना बचेगा, तो वैसा अपन ने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज इक्वल्स टू KI थीटा ओवर आर को प्लीज कॉमन निकाल लो ना, KI थीटा ओवर आर को प्लीज कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, 5/6, क्या आ जाएगा 5/6, बस बात ही खत्म। तो दिस 5/6 इज द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ये जो आ गया ना 5/6, दिस 5/6 इंटू KI बाई R इंटू थीटा, दिस इटसेल्फ इज द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। एब्सोल्युटली किस नेचर का है ये,
डॉट है कि क्रॉस है? तो सर B1 और B3 को अपन ने ऐड करा, जो अंदर जा रही थी उसमें से थोड़ी बहुत वैल्यू जो बाहर गई वो बाहर गई, उसको माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली अंदर वाली बचेगी। तो अंदर वाली मतलब क्या होती है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनसाइड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनसाइड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए, तो यहां तक का फंडा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। यहां तक का फंडा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। चले, ओके, गुड गोइंग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? अ करंट आई इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर शेप्ड एज शोन इन द फिगर। सही बात है। द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ इज आर एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन इज वेरी लार्ज। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एट द सेंटर। ठीक है, कहां पे निकालना है फील्ड का इंडक्शन? भाई सेंटर पे निकालना है। तो यार ये पहले वाले की वजह से इस वाले पॉइंट पे कोई भी इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये वाला जो हिस्सा है, एक इसने इंडक्शन प्रोड्यूस करा, एक स्ट्रेट वायर ने इंडक्शन प्रोड्यूस करा, इतनी सी बात है। तो अपन एक काम करेंगे, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बचेगा अपने पास में, वो क्या बचेगा? सुनना मेरी बात। मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन पहले वाले की वजह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले के लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि पहले वाले के लाइन ऑफ एक्शन पे कंसर्न पॉइंट आ रहा है। तो दूसरे वाले को देखो और तीसरे वाले को देखो। दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, नॉर्थ पोल का इंडक्शन, नॉर्थ पोल मतलब डॉट हो जाएगा, और यहां पे इसकी वजह से बाहर आएगा, तो वो भी कैसा हो जाएगा? वो भी फिर अपने पास डॉट हो जाएगा। दोनों को प्लस करना पड़ेगा। B2 डॉट का है और B3 भी कैसा है? डॉट का है। तो अपने पास B टोटल भी कैसा बचेगा? डॉट का बचेगा। ठीक है, तो B2 का मतलब होता है ये वाला, तो K I बाई अपने पास रेडियस कितना है? R, और अल्फा कितना अपने पास? π/2 इंटू 3 कर देंगे तो 3π/2, π/2 इंटू 3 कर देंगे तो 3π/2, और उसके बाद अपने पास B3 मतलब स्ट्रेट वाला वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा? KI/R, उसके बाद sin 90 प्लस sin 0, मतलब अपने पास क्या हो जाएगा? 1 ही बचेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो कि डॉट है, वो अपने पास क्या हो जाएगा? KI/R कॉमन निकाल लेना, तो यहां पे क्या बच जाएगा? 3π/2 प्लस 1, ये कितना बच जाएगा? 3π/2 प्लस 1 कर लेना। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन अपने पास कितना हो जाएगा? KI/2R और 3π प्लस 2। ठीक है, बस 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 डॉट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, इतनी सिंपल सी बात है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्या आपको यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा तो सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर, एक तरफा शानदार, जबरदस्त। चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो पहले मैं कंफर्म कर दूं आप लोग के लिए एक चीज कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वास्ट एक्सेप्टेड यूनिट फॉर एनर्जी। सिर्फ जूल्स, कैलोरीज और अर्ग्स ही नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल के बराबर। मैं चाहूंगा कि इसको तुम नोट कर लो अच्छे से, 1 eV is equals to 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये दरअसल इतनी एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में जाती है, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाया जा रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो दरअसल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और तुम इसको ना इस वाले फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हो यार। किसी भी चार्ज Q को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाना है तो वर्क कितना करना पड़ता है? W के बराबर करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा वैसा चार्ज थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपके काम की चीज क्या है? 1 eV is equals to 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरा इस सवाल पे सेल्फ ट्राई करें, बन जाए आपका आंसर आ जाए तो जो भी आपका आंसर आ जाए, सही हो या गलत हो, बस अपने सही नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। भाई सही हुआ तो बहुत बढ़िया, गलत हुआ तो क्या दिक्कत है यार, सीखने के लिए कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर निकाल करके कॉमेंट सेक्शन में डाल दें आंसर, इस पे सेल्फ ट्राई तो बनता है यार।
चले ठीक है भाई, जरा अब इस वाले सवाल पे करी जाएगी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी कितना है अपने पास, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी है अपने पास में बोले तो, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करूंगा अब यहाँ पे, तो 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा इसको अपन कन्वर्ट कर दें क्या अभी, तो काइनेटिक एनर्जी 2000 मतलब 2 10 टू द पावर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो 1.6 10 टू द पावर -19। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अभी क्या आने वाली है 3.2, और फिर लपेटे में ये कितना आ जाएगा 3.2, और 10 की पावर कितना पहुंच जाएगा -16। बोलो हाँ कि ना, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो 3.2 10 की पावर कितना पहुंच जाएंगे अपन, -16 पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ mv² ऑल्सो, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ mv² ऑल्सो। तो देयरफॉर कहीं ना कहीं mv² इज इक्वल्स टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो mv² इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये रही, तो 6.4 10 की पावर कहाँ पहुंच जाएंगे -16, ठीक है। अब यहाँ पे v² इज इक्वल्स टू, अब मेरी बात सुनना, 6.4 10 की पावर -16, और नीचे फिर आएगा अपने पास में m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9, वैसे तरीके से होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा ना हो जाए कैलकुलेशन पर्पज से, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 9 लिखा हुआ है, तो 9 10 टू द पावर -31, ठीक है भाई। अपन वैसे ही खेल लेते हैं 9 10 टू द पावर -31, ठीक। ये अपने पास v² दिखते हुए, अब इसमें थोड़ा सा खेल चेंज करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा खेल को चेंज करना पड़ेगा। v² इज इक्वल टू 64/9, ठीक है। 64 मैंने करा मतलब 10 की पावर कहाँ पहुंचा दिया, -17 पे पहुंचा दिया, ठीक है। 64 करा 10 की पावर -17 पे पहुंचा दिया, और प्लस का 31 ऊपर मैं उचकाऊंगा, प्लस का 31 ऊपर में उचकाऊंगा, तो v² मेरे पास बन जाएगा 64/9 इंटू 10 की पावर, भाई साहब 31 - 17 करेंगे तो 14 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 14, ये बचेगा प्लस का 14। देयरफॉर ये तो v² था ना, ये तो था v², अब मुझे v निकालना है, तो जब मैं v निकालूंगा ना तो क्या होगा पता है, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे 8 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 आएगा, और ये 10 की पावर कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, 7 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी 8/3 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला होता है, मैंने सिखाया था, कबर इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, कबर इक्वल टू मोमेंटम, बहुत ही शॉर्ट डेरिवेशन है, कुछ नहीं होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट कर दीजिएगा, बस आ जाता है कबर इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलो, QBR इक्वल टू मोमेंटम, तो R क्या हो जाएगा, mv/qb, क्या बोलते हो भाई, सही जा रहा हूं क्या, R क्या हो जाएगा, mv/qb हो जाएगा, ठीक है। तो कबर इक्वल टू मोमेंटम, सही जा रहे हैं, ठीक। अब यार मास कितना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 टू द पावर -31 एब्सोल्युटली। व्हाट इज द वेलोसिटी, सर वेलोसिटी है 8/3 इंटू 10 टू द पावर 7 है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसके बाद चार्ज कितना है, तो चार्ज तो अपने पास खैर वही इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज लेना पड़ेगा, इसके अलावा और तो कुछ यहाँ पे लेने को नहीं बोल के रखा है ना, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द इलेक्ट्रॉन, जी सर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा भाई, 1.6 10 टू द पावर -19 वाला, और ये तो 3 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ये पावर था, उसके बाद 3 का मल्टीप्लीकेशन 8/3 का आ गया था। और बी कितना अपने पास, सर बी हमें गिवन था आई गेस 0.2 टेस्ला, जी सर बी था अपने पास में क्या 0.2 टेस्ला, तो 0.2 टेस्ला मारेंगे इसको अपन, है ना। अब जरा खेलें इसके साथ यार, इसमें खेल होगा बहुत ही प्यारा। तो एक काम करता हूँ मैं इसको 3, हाँ कर सकता हूँ, 3 3 निपटाता हूँ उसको मैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या पूरा गायब भी करता हूँ, या तो 3 हो गया, और मैं अगर चाहूँ ना तो मैं इसको एब्सोल्युटली यहाँ से भी गायब कर सकता हूँ ये चीज़, ठीक है। 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। 8 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 आएगा, ठीक है सर। यहाँ तक भी अपन सही जा रहे हैं, यहाँ तक भी कोई मसला तो है नहीं सच, ठीक। अब मेरी बात सुनते हुए चलना अच्छे से इत्मीनान से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ नंबर पहले खेल लो ना यार, बाद में अपन बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो 3 था, उसके बाद 10 की पावर क्या हो जाएगा, -24 मेरे ख्याल में, सही जा रहा हूँ क्या, 3 था, और 10 की पावर क्या हो जाएगा सर, -24 हो जाएगा। उसके बाद नीचे लपेटे में क्या आ जाएगा सर, 0.2 इंटू 0.2, तो एक काम कर 10 की पावर -19 रख, ठीक है। उसके बाद 0.2 इंटू 0.2 चल रहा है, तो फिर भाई 2 इंटू 2 कर ले तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ उचकाया, एक पॉइंट यहाँ उचकाया, 10 की पावर -2 ऊपर उचका ले तो 10 की पावर +2
ऊपर उचका ले 10 की पावर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा सर 3/4 करेंगे ना, तो 3/4 करेंगे तो 1/4 कितना होता है 0.25, तो 0.25 इंटू 3 करेंगे तो 0.75, ठीक है। तो 0.75 इनटू भाई साहब क्या हो गया 0.75 और 10 की पावर, अब इसको ऊपर उचका दो तो माइनस का, सुनते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। 10 की पावर अपन ने ऊपर उचका दी तो 10 की पावर 21, तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो 0.75, हाँ ठीक है, तो 0.75 10 टू द पावर -3 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। 0.75 10 की पावर -3 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। इतनी सिंपल सी बात है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। ये वाला फंडा क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आपको लेके चलें इसके अपन अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो टू आइडेंटिकल concentric spheres are lying in perpendicular planes, similar currents are passing in both the coils, find the magnitude of magnetic field induction at the common center। ठीक है, कॉमन सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक। अच्छा, कोसेंट्रिक है, आइडेंटिकल है और करंट भी सेम पास कर रहा है और बाकी सारी चीजें भी सेम है, ठीक है। चलो अब देख इसका मतलब क्या होता है कि एक अपने पास कॉइल ये रहा, ठीक है, एक अपने पास कॉइल ये रहा और दूसरा कॉइल आइडेंटिकल ही है ना, तो एक कॉइल अपन ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये अपने पास बेसिकली दो कॉइल्स अपन ने ऐसे प्लेस करके रख दिए हैं जो कि कोसेंट्रिक कॉइल्स हैं, बट इनका प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये लाई कर रहा है वर्टिकल प्लेन में और ये लाई करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक। अब दोनों में जो करंट पास करेगा, सुनना मेरी बात को अच्छे से, ये करंट आई पास करा ऐसे और यहां पे करंट ये आई पास करा ऐसे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देख इसकी वजह से क्या होने वाला है जरा गौर करना। यहां जब देखोगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है और एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है, पक्की बात है। तो ये था तेरे पास वो वाला वायर जो कि वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन वाले की मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इस तरफ गया, ठीक है। और ये तेरे पास था हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करने वाला, ये था तेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करने वाला सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ऐसे ऊपर की तरफ निकल गया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, तो BH बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे इसको अपन? BH बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन दोनों का जो नेट समेशन होगा ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कुछ इस तरह से ऐसे निकल जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कुछ इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। तो अब ये कैसे निकाला जाएगा, सुनो मेरी बात। BR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, भाई BR जो है वो रिजल्टेंट है, बट किसका है भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के इंडक्शन का। तो BV का स्क्वायर, BH का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BV BH और cos 90, बिकॉज BV और BH 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे B वर्टिकल और B हॉरिजॉन्टल, ये बेसिकली 90 डिग्रीज पे काम कर रहे हैं। दिस एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री। चले भैया, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, निपट गया वो तो 0 होती है, ठीक है। तो B रिजल्टेंट जो अपने पास में बचेगा वो कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ BV का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, BH का स्क्वायर। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब अपने पास जो B रिजल्टेंट आएगा, अपने पास जो B रिजल्टेंट आएगा, भाई पहली बात तो ये B वर्टिकल क्या होगा अपने पास, तो यार वही वाला फंडा है KI2 पाई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, ठीक है। और B हॉरिजॉन्टल भी वही है, B वर्टिकल भी वही है, KI2 पाई अपॉन रेडियस, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास ऑब्वियसली सेम चीज का डबल डबल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, ट्वाइस ऑफ दिस। तो ये अपने पास KI2 पाई ओवर R इंटू √2 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। इतनी आरामदायक बात है कि आपको ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया, इतनी आरामदायक बात है कि आपको ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर सर। चले आगे बढ़ेंगे, निपटाया जाए इसको।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको लेकर के, ठीक है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, कैरीज दिस मच करंट, इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला की, विद द प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड लाइंस, ठीक है। प्लेन ऑफ द एंगल इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड लाइंस। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टर्निंग, ठीक है। तो बेसिकली रिस्टोरिंग टॉर्क जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर ही होता है, वही निकालना है। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो बेटा, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलें फिर जरा इसमें आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जो चीजें गिवन थी उसको जरा देख लिया जाए। तो सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास में, एन की वैल्यू हो गई है सर 200, तो 200 टर्न्स थे, दैट्स वाई, ठीक है। रेडियस है इसका कितना सर 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस को अपन यूज करेंगे एरिया वगैरह निकालने के लिए, तो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैरीज अ करंट ऑफ, करंट भी गिवन है अपने पास कितना है सर 2.5 एम्पियर, ये इसकी बहुत जरूरत थी, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कितना है सर 0.25 टेस्ला के बराबर है। चलो बढ़िया। विद द प्लेन, अच्छा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो प्लेन के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखो ऐसा बता रहा हूँ, जैसे मान ले मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेन था, ठीक है, जब हमने डेरिवेशन किया था मैं तब की बात कर रहा हूँ। ये मान ले कि तेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पे हम लेते हैं इसका नॉर्मल, ठीक है। अब होता क्या है ना कि नॉर्मल और ये एंगल जो है वो अल्फा लिया जाता है, ठीक, और यहां पे ये जो एंगल है वो थीटा लिया जाता है, ठीक। तो होता क्या है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है ना, वो टॉर्क का फॉर्मूला आता है नबी साइन अल्फा, NABI sin alpha, मतलब the angle which you are concerned about is basically the angle made between magnetic field line and the normal। अब बताया क्या जा रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में, ठीक है। तो अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आप समझ रहे हैं मेरी बात, अल्फा कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री का अपने पास में अल्फा हो जाएगा, ठीक। बिकॉज थीटा गिवन है 60 डिग्री, अल्फा से अपन कंसर्न रहते हैं, तो टॉर्क आपको निकालना था। तो टॉर्क का फॉर्मूला वैसे भी क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला वैसे भी होता है नबी साइन अल्फा। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है NABI साइन अल्फा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं तुम्हारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स है अपने पास 200, ठीक है। उसके बाद एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया के लिए पाई इंटू आर का स्क्वायर कर लेते हैं, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो आर कितना है अपने पास, आर है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4, तो एन हो गया, ए हो गया, बी कितना है सर, बी है 0.25, तो 0.25 का मतलब चल ठीक है यार, वैसे तो 1/4 लेकिन ठीक है। तो NAB और उसके बाद आई कितना है सर, आई है अपने पास में सर कितना 2.5, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे करना पड़ेगा साइन कितना, साइन 30, साइन 30 इज बेसिकली कितना सर 1/2 के बराबर, साइन 30 कितना हो जाएगा सर 1/2 के बराबर हो जाएगा। जब इसको आप फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना तो कैलकुलेशन है, प्लीज चेक करें 0.49 के आसपास में अपना आंसर जो है ना वो फिट बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए, ये तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने बस बता दिया आपको कि हाँ भैया ऐसे वाले क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो आपका आंसर 0.49 के आसपास जो है वो बैठ जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, कैलकुलेशन था बेसिक कैलकुलेशन, ठीक। चले क्लियर करें इसको, आ जाओ भाई जरा इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। ये अगर तुम चाहो तो प्लीज नोट कर लो, थीटा और अल्फा का जो सिनेरियो था ना, थीटा का और अल्फा का जो सिनेरियो था जरा उसको तुम नोट कर लो। चले ओके सर, आगे बढ़ा जाएगा इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स एक्स एंड वाई सेपरेटेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन एयर कैरी करंट्स ऑफ 10 एम्पियर 5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। चले ओके, तो जो गिवन चीजें हैं वो जरा लिख लिया जाए। तो सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मतलब आर कितना है अपने पास में, येलो से करते हैं, आर है अपने पास में सर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आर है अपने पास में सर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कैरी करंट्स ऑफ I1 I2 की वैल्यू कितनी है, I1 है 10 एम्पियर और I2 है चल 5 एम्पियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो गिवन है उसको लिखा जा रहा है बस, ठीक है। इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ है सर 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब बेसिकली क्या होता है 0.2 मीटर, इतनी सी बात है, ठीक है। तो भाई देख एक बात समझते हो,
चलना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2k I1I2/r। लेकिन आप जरा ध्यान रखें, ये जो 2k I1I2/r वाला फोर्स है ना, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जबकि हमें चाहिए टोटल लेंथ L पे, तो अपन ने L से यहां पे कर दिया मल्टीप्लाई। आया समझ मैंने क्या बोला? 2k I1I2/r का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जबकि हमें चाहिए होता है फोर्स टोटल लेंथ पे। ठीक है, तो टोटल लेंथ अपन ने यहाँ पे लिख दी। अब मिलने वाला है पूरा फोर्स, मतलब पूरा न्यूटन में ही फोर्स मिलेगा 2। उसके बाद k क्या होता है सर, k होता है 10⁻⁻⁷। उसके बाद I1 I2, तो I1 था 10, I2 था 5, तो 50 हो गया। ठीक है, I1 I2, उसके बाद लेंथ कितनी है सर, 0.2 है, तो 0.2 हो गया। उसके बाद सर नीचे अपने पास R कितना है सर, R है अपने पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 10⁻, अपने पास कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, बढ़िया सर। अब देख क्या होने वाला है अपने पास, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करना 100। ठीक है, उसके बाद 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर, तो 220 हो जाएगा। ये अपने पास 20 हो जाएगा। और 10 की पावर अपन कितना खेल रहे हैं, -7 तो खेल ही रहे हैं। नीचे है 5 और इसको ऊपर लिया है, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो फोर्स अपने पास कितना हो जाएगा, 4 × 10 की पावर कितना, -5 न्यूटन। बस बात ही खत्म। तो 4 10⁻⁻5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये रहा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत। कितना आ गया, 4 10⁻⁻5 न्यूटन। इतनी आरामदायक बात है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर देयरफॉर रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये हम लोग बकायदा पूरा रिकॉर्डिंग में पूरा प्रूव कर चुके हैं, डायरेक्शंस बकायदा में शो कर चुका हूं कि जब करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, और जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिपल्शन होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाला फंडा अपन ने पूरा क्लियर कर दिया। अब आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो, तो अ शॉर्ट कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ है सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक शॉर्ट कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ लॉन्ग कंडक्टर, एक बड़ा सा कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, नियर इट सेंटर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। द कंडक्टर्स कैरी करंट अपने पास कितना है, अच्छा इस प्लेस पैरेलल था ना, ठीक है। द कंडक्टर्स कैरी करंट कितना है, 4 एम्पियर एंड 3 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। इस वाले में करंट है 4 एम्पियर और इस वाले में करंट है 3 एम्पियर। बड़ा वायर छोटा करंट, ठीक है, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो ये अपने पास ये रहा। उसके बाद क्या है, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है भैया, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 3 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, इनकी जो दूरियां है ना, इनकी दूरियां हैं केवल और केवल 3 सेंटीमीटर के बराबर। इनकी जो दूरियां हैं वो हैं केवल और केवल कितना सर, 3 सेंटीमीटर के बराबर। अब जरा गौर करना, देख भाई क्या होता है कि इंटरेक्शन तो बेसिकली इसके वजह से होने वाला है। ठीक है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरेक्शन होगा, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिमिटेड स्पेस में रहने वाली है। तो लेंथ अपन इसका यूज करेंगे 5 सेंटीमीटर, इसके बियॉन्ड तो फिर मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं ना। तो अब यहां पे जब अपन फोर्स निकालने वाले, क्या निकालना है, फोर्स ही निकालना है ना। तो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। तो फॉर्मूला क्या है, 2k I1I2/r। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन हमें करना है L लेंथ पे, तो L से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रहेगा 5 सेंटीमीटर तुम्हारा कंसर्न्ड लेंथ। ठीक है, पूरा 1.5 मीटर मत लेना, गलती हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ये छोटा वाला वायर है, इसके ही इंटरेक्शन स्पेस की आप बात करने वाले हो। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू करो। 2 k का मतलब 10 की पावर -7, I1 × I2 करो तो 4 × 3 करेंगे तो 12 पहुंच जाएंगे। उसके बाद L से मल्टीप्लाई कर देना, L इज जस्ट 5 सेंटीमीटर, तो 5 और सेंटी मतलब 10 की पावर -2 अपॉन नीचे मारेंगे अपन R क्या होता है 3 सेंटीमीटर, तो 3 10⁻, कहां पहुंच जाएगा, -2 पे पहुंच जाएगा। अब एक काम करो, -2, ये -2 निपट गया यहां से। ठीक है, और कुछ निपट रहेगा भैया, 3 4 ये भी निपट गया है। ठीक है, अब जो बच रहा है जरा उसको नोट डाउन कर लिया जाए तरीके से। तो ये सब तो निपट चुका है। 2 × 4 करेंगे 8 और 8 5 करेंगे तो 40। 2 × 4 करेंगे तो 8, 8 5 करेंगे तो 40 और 40 उसके बाद 10 की पावर क्या है -7, तो F तेरे पास क्या हो जाएगा, 4 × क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 न्यूटन। 4 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6 न्यूटन। इतनी आरामदायक सी बात है। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया? जल्दी बताएं, 4 × 6 न्यूटन और करंट सेम डायरेक्शन में था, तो फिर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। यहाँ पे अगर दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है
तो अट्रैक्शन होता है, अगर दो वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन होता है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर, यस सर क्लियर। चलें, तो ये इसी के साथ अपना ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा फंडा था वो होता है खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो जरा इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरी क्लास को और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।